हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरोमीटर गोलाई मापी को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मापन के प्रकार। तो मापन आपने पहले स्टडी किया था कि मापन क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि के चयनित मात्रक मान से तुलना करना ही क्या होता है, मापन होता है। जिसका एग्जाम्पल हमने दिया था कि 1 किलोग्राम से तुलना करके हमने जब ग्राम में रीडिंग निकाली थी, हमने कहा था कि किसी वस्तु की हमने स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर ली थी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, और अगर कोई वस्तु उससे 50 गुना भारी है तो हमने तुलना कर ली थी कि अब इस नई वस्तु का जो भार है या द्रव्यमान जो है वो 70 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, मापन। अब मापन जो है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष मापन या अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रत्यक्ष मापन हम प्रत्यक्ष रूप से जो मापन कर रहे हैं, जैसे आप स्केल से जो रीडिंग ले रहे हैं। आपने अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था, स्क्रू गेज पढ़ा था। तो यहाँ से आप जो खुद अपने हाथों से किसी उपकरण या यंत्र का उपयोग करके जो रीडिंग ले रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष मापन। किसी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, गहराई ज्ञात करनी है, आपने वहाँ पे खुद उपकरण का उपयोग किया है। प्रत्यक्ष रूप से आपने जो पाठ्यांक लिया है उसी को आप क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष मापन बोलेंगे। इसी के विपरीत आपका दूसरा आ जाएगा अप्रत्यक्ष मापन, जिसमें आप किसी उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपने पहले से बना रखा है, प्रमाणित सूत्र पहले से निर्धारित है, उसमें किसी राशि का मापन करके उसका उपयोग कर लें, तो यहाँ पे आप जो कैलकुलेट करेंगे वो अप्रत्यक्ष मापन होगा, जिसमें आपने डायरेक्टली किसी उपकरण का उपयोग करके मेजरमेंट नहीं लिया है। जैसे आपने अभी इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था गोलाई मापी। तो गोलाई मापी में आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी थी, जो भी वक्रीय सतह आपके पास में थी। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला आपके पास में था E² / 6h + h/2। तो आपने गोलाई मापी का उपयोग करके इस h को ज्ञात किया था कि जो भी आपके पास में वक्रीय सतह है उसकी गहराई या ऊंचाई कितनी है। उस वैल्यू को आपने यहाँ पे रखा और इस प्रमाणित सूत्र का उपयोग करके आपने वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात किया। तो आपने यहाँ मापन तो किया, लेकिन वक्रता त्रिज्या का मापन करने के लिए डायरेक्टली किसी एपरेटस को आप यूज़ नहीं कर सके, आपने किसी फॉर्मूला का यूज़ किया, तो इसे आप बोलेंगे अप्रत्यक्ष मापन। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका त्रुटि या एरर। त्रुटि एक्चुअल में होती क्या है, किसी भी मेजरमेंट की जो एक्चुअल रीडिंग है या वास्तविक मान और आपके द्वारा जो ज्ञात किया गया मान है, उसमें जो अंतर आ जाएगा, उसी अंतर को हम क्या बोलेंगे, त्रुटि बोलेंगे। तो त्रुटि आपका क्या हो गया, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान व ज्ञात किए गए मान का अंतर, इसको आप क्या बोलेंगे, त्रुटि। ठीक है। अब त्रुटि 2 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि वे त्रुटियां जिनका कारण आपको ज्ञात है कि किस रीज़न से वहाँ पे त्रुटि हो रही है। अगर आपको कारण ज्ञात है तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटियां बोलेंगे। जिनका कारण आपको ज्ञात नहीं है और फिर भी अगर किसी पाठ्यांक के अंदर त्रुटि हो रही है तो वहाँ पे वो यादृच्छिक त्रुटि होगी। कारण अगर आपको ज्ञात है तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती हैं, तो यहाँ पे कुछ कारण आपको बुक के अंदर स्पेसिफाई कर रखे हैं। जैसे यंत्रों की त्रुटि के कारण, आपने कोई एपरेटस अगर परचेस किया है, उसकी स्केलिंग सही नहीं है, उसमें जो पाठ्यांक दिए हुए हैं वो अगर सही नहीं कर रखे हैं, डिवाइड को सही नहीं कर रखा है, तो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ दिक्कत है, तो ऐसा कोई भी रीज़न हो जो यंत्रों के बनाते समय उसके अंदर रह गया हो, तो वो सारी त्रुटियां किसके अंदर आएगी, यंत्रों की त्रुटि के कारण। ऐसे यंत्रों का उपयोग करके जब भी आप कोई रीडिंग लेंगे या कोई भी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे तो वहाँ त्रुटि आना 100% तय है। तो ऐसी जो भी त्रुटियां आएंगी उसका रीज़न कौन है, यंत्र है। नेक्स्ट आ जाएगा व्यक्तिगत त्रुटियां। तो व्यक्तिगत त्रुटियां कौन सी होगी, जब भी कोई व्यक्ति रीडिंग ले रहा है, पाठ्यांक ले रहा है, तो उसकी लापरवाही की वजह से, उसकी अनुभवहीनता की वजह से, या जब सेटअप करना होता है पहले से, जो यंत्रों का समंजन करना होता है वो अगर सही से नहीं किया गया है। शून्यांक त्रुटि भी होती है। आपको पता है कि वर्नियर के अंदर जो वर्नियर स्केल का 0 है और मेन स्केल का जो 0 है,
वो जब वर्नियर स्केल पूरी तरीके से बंद होता है, उसके सारे जबड़े बंद होते हैं, तो दोनों ज़ीरो की जो लाइन होती है वो एकदम मैच कर रही होती है, कोइंसाइन कर रही होती है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर्स हमारे हाथ से बार बार गिर जाए या और भी कोई उपकरण हो जिसमें इस तरीके से ज़ीरो अगर मैच कर रहे हैं, तो स्केल वो गिरने की वजह से या प्रॉपर उसको बंद नहीं करने की वजह से ये जो ज़ीरो है परफेक्ट मैच ना होके कुछ इस तरीके से कुछ गैप आ जाता है कि या तो मेन स्केल का ज़ीरो इस तरफ आ जाएगा या फिर मेन स्केल का ज़ीरो इस तरफ में आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं कि ज़ीरो जब परफेक्टली मैच नहीं कर पाते तो उनको बोलते हैं शून्यांक त्रुटि। तो आप जब रीडिंग लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इस तरीके से मैच होना चाहिए, लेकिन अभी ये ज़ीरो कुछ इधर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको रीडिंग लेते टाइम पे इतनी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा या इतनी वैल्यू को लेस करना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं हम ज़ीरोथ एरर या शून्यांक त्रुटि। अगर किसी में इस चीज़ का वो नहीं नॉलेज है, वो नहीं जानते हैं या उन्होंने लापरवाही कर दी है कि शून्यांक त्रुटि को इग्नोर कर दिया है कि एपरेटस में त्रुटि है या नहीं है, चेक नहीं किया है, और फिर अगर सारी कैलकुलेशन कर ली है, गणना कर ली उन्होंने, तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पे त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। और इसी तरीके से एक थर्ड रीज़न और है पूर्णता की कमी, कि वही चीज़ कि आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, आप शून्यांक त्रुटि के बारे में प्रॉपरली नहीं जानते हैं और फिर आपने रीडिंग ले ली है, ज़ीरोथ एरर को आप ऐड करना भूल गए हैं, आप में नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। आप किसी चीज़ का टेम्परेचर देख रहे हो, तापमान देख रहे हो, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि टाइम के साथ साथ में उसका तापमान धीरे धीरे ऊष्मा निकलने की वजह से भी कम होता चला जाएगा। बाहरी कारण ताप, दाब आदि को भी इग्नोर करते हुए अगर आप रीडिंग ले लेते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करके, निर्वात क्रिएट करके उसके बाद में रीडिंग लेनी होती है। लेकिन अगर आप में उसका अनुभव नहीं है, आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं और फिर अगर सारा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर लेते हैं और फिर जो आपकी कैलकुलेशन में रीडिंग में मिस्टेक आती है या एरर जो आती है, वो सारी एरर इसके अंदर इंक्लूड होती है। पूर्णता की कमी के कारण जो त्रुटियाँ होंगी वो इसके अंदर होंगी। तो ये हो गई सारी क्रमबद्ध त्रुटियों के कारण। नेक्स्ट थी आपकी यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो यादृच्छिक त्रुटियाँ वे होती हैं जिनके कारण आपको ज्ञात नहीं है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा स्क्रू गेज वाला एक्सपेरिमेंट। तो स्क्रू गेज के अंदर स्टड और स्क्रू के बीच में जब तार को हम फिक्स करते हैं तो रीडिंग जो आपको लेनी होती है उसके अंदर आपको मेन स्केल की रीडिंग लेनी होती है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है, प्रधान पैमाने की और वृत्ताकार पैमाने की। ये दो पाठ्यांक होते हैं। तो रीडिंग लगभग सेम आती है क्योंकि प्रधान पैमाने के पाठ्यांक पे ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन जो वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक है वो कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। वो सिर्फ इसलिए कि कई बार आप स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कई बार पहले जितना टाइट नहीं हुआ या पहले अगर लूज रह गया है तो दोबारा आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो ये जो डिफरेंस आता है यहाँ पे, ये पॉइंट के भी सेकंड पॉइंट के बाद में सेकंड पोजीशन पे आता है। तो इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा एरर क्रिएट नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रीज़न है जिसका आपको पता नहीं चल रहा है फिर भी रीडिंग में एरर आती है, तो उसको हम यादृच्छिक त्रुटियाँ बोलेंगे। वैसे हमने जो एपरेटस यूज़ किए हैं उनका अल्पतमांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत अधिक एक्यूरेसी के साथ में, बहुत शुद्धता के साथ में मापन करते हैं। तो जो भी त्रुटि उत्पन्न होगी वो दशमलव के दूसरे स्थान पे जाके उत्पन्न होगी, लेकिन उन त्रुटियों को हम पर्टिकुलरली बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटियाँ। नेक्स्ट आपकी त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुटअप होता है। निरपेक्ष त्रुटि आप बोलेंगे वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को। अगर आपके पास में कुछ पाठ्यांक दिए हुए हैं कि आपने जैसे वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले ली है, कुछ रीडिंग आई है आपके पास में, आपने नाम दे दिया A1, A2, A3 और जितनी भी है 5, 6, AN तक है आपके पास में रीडिंग। अगर आपको उनका वास्तविक मान निकालना है, ये सारे आपके कौन से हो गए प्रेक्षित मान, तो वास्तविक मान आप कैसे निकालेंगे? जितने भी आपके पास में पाठ्यांक है उन सबको जोड़ दो, उनका माध्य निकाल लो। जैसे आपके पास में 4 रीडिंग है तो चारों को जोड़ के 4 का भाग दे देंगे। तो इसी को आप रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास में n नंबर्स हैं, उन सब का आपको समेशन कर लेना है और n से डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास में माध्य मान निकल जाएगा। ये आपके पास में AM जो निकल के आया है ये वास्तविक मान निकल के आया है, और जो आपके पास में A1, A2, A3 थे ये सारे आपके पास में प्रेक्षित मान थे। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आपको हर एक मान को इस वास्तविक मान में से घटाना है। जैसे आपको पहली निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है डेल्टा A1, तो AM में से आप माध्य मान में से या वास्तविक मान में से A1 को घटा देंगे।
डेल्टा E2 निकालेंगे, दूसरे के लिए आप अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो आपको AM में से A2 को निकालना है। जितनी भी रीडिंग नहीं हुई है सबके लिए जो निरपेक्ष त्रुटि है वो अलग अलग निकल के आएगी। इसको आप एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे दूसरी त्रुटि जो आपके आने वाली है वो आपेक्षिक त्रुटि आएगी। दोनों नाम लगभग एक जैसे हैं, निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि, तो इनके आप इंग्लिश में टर्म याद कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट एरर है और ये आपका रिलेटिव एरर है, आपेक्षिक त्रुटि। ये निकालने के बाद में अगर आपसे आपेक्षिक त्रुटि पूछ ली जाती है तो आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए आपको जितनी भी एब्सोल्यूट एरर निकल के आई थी, निरपेक्ष त्रुटियां निकल के आई थी, उन सब का आपको माध्य निकाल लेना है। माध्य भी कैसे? मॉड्यूलस के साथ में, कि ये रीडिंग आपके पास में पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। हो सकता है A1 का मान इससे ज़्यादा हो तो रिजल्टेंट जो आपके पास में आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो सारी एरर को आपको मापांक लगा के पहले पॉजिटिव कर लेना है, फिर उनका माध्य निकाल लेना है। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य निकालोगे, उस निरपेक्ष त्रुटि के माध्य को आपको वास्तविक मान जो आपने यहाँ निकाला था स्टार्टिंग में, वास्तविक मान से भाग दे देंगे। तो डेल्टा A बार बटे AM भाग देने के बाद में आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि होगा। इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपके पास में n रीडिंग है तो जो आपके पास में आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि थी, उन्हीं का मापांक के साथ में आप जब माध्य निकालेंगे तो आपके पास में रिजल्टेंट आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। और इसके बाद अगर परसेंट एरर आपसे पूछ लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि, तो आपके जो आपेक्षिक त्रुटि आपने निकाल रखी थी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, उसी को आपको 100 से गुणा कर देना है, तो प्रतिशत त्रुटि आपके पास में आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सरल लोलक के आवर्त काल के प्रेक्षित मान, सरल लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम, उसका जो पेंडुलम का आप टाइम ऑफ रिवोल्यूशन निकालते हैं, तो कुछ रीडिंग हमारे पास में आई है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। अभी निरपेक्ष त्रुटि आपको एक्सप्लेन करते टाइम पे मैंने बताया था A1, A2, A3 ये सब आपके पाठ्यांक हैं, तो यहाँ पे A1, A2, A3, A4 और A5 हैं। तो आपको आवर्तकाल के मापन में आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए पहले आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा और निरपेक्ष त्रुटि के लिए आपको वास्तविक मान निकालना होगा। तो वास्तविक मान निकालने के लिए, AM का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के इनका माध्य निकाल लेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, 5 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 5, इनका एडिशन आ जाएगा आपके पास में 13.12/5, और जब आप मीन निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2.62 सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल गई है AM की। अब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि के लिए आप क्या करते हैं, वास्तविक मान में से हर एक प्रेक्षित मान को घटाते हैं। तो डेल्टा A1 पहली आपकी निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करोगे आप, 2.62 में से पहली रीडिंग को लेस कर देंगे 2.63। ठीक है, आपके पास में आ जाएगा माइनस का 0.01 सेकेंड। डेल्टा A2 आपके पास में आ जाएगा 2.62 माइनस 2.56, ये आ जाएगा 0.06 सेकेंड। डेल्टा E3 आ जाएगा आपके पास में 2.62 माइनस 2.42, 0.20 सेकेंड। डेल्टा E4 आ जाएगा 2.62 माइनस 2.71, आपके पास में आ जाएगा माइनस का 0.09 सेकेंड। और डेल्टा E5 लास्ट आपके पास में आ जाएगा 2.62 माइनस 2.80 माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये सारी आपके पास में क्या निकल के आ गई है, निरपेक्ष त्रुटि आ गई है। आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिएगी, तो आप क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार। कैसे निकालेंगे आप मोड लगा लेंगे, माइनस 0.01 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0.06 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0.20 प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस 0.09 प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस का 0.18 डिवाइडेड बाय 5। रिजल्टेंट आपके पास में आ जाएगा 0.54/5
5 और 0.11 सेकेंड। ये आपके पास में आ गया है डेल्टा ए बार। आपेक्षिक त्रुटि का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला आपके पास में होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो वास्तविक मान तो आप यहाँ पे निकाल चुके थे 2.62 और माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपने ये निकाल ली है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.11 अपॉन 2.62 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.04। ये आपके पास में आपेक्षिक त्रुटि निकल के आई है। आप प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो जो आपेक्षिक त्रुटि है परसेंट एरर, ये जो आपेक्षिक त्रुटि निकाली है ये आप कह सकते हो 0.11 अपॉन 2.62 इंटू 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, या फिर कह सकते हो जो रिजल्टेंट आपके पास में निकला है उसी को आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4%। तो जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको प्रतिशत त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि के नाम से ही पूछेंगे। तो ये निकालने के लिए आपको यहाँ से पहले वास्तविक मान निकालना पड़ेगा। वास्तविक मान से आप हर एक प्रेक्षित मान को घटाएंगे तो आपके पास में निरपेक्ष त्रुटि आएगी। निरपेक्ष त्रुटि आने के बाद में आपको उनसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, सबका मापांक लगा के उनको जोड़ना है, जितनी भी राशियाँ हो उनका भाग दे देना है। ये सारा निकलने के बाद में आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। वास्तविक मान भी आप पहले निकाल चुके हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपने अभी निकाली है तो आपेक्षिक त्रुटि में मान रख दीजिए आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। रिजल्टेंट ये आ जाएगा। इसी मान को जब आप 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी। अगर आपको इस यूनिट से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक पे क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।